नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के कट ऑफ और प्रश्न पत्र पर आप सभी से चर्चा करेंगे। तमाम विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि एग्जाम हो गया, कट ऑफ को लेकर आप अपना कुछ अनुमान बताइए जिससे कि हम इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू करें। तो हमने आप सभी के क्वेश्चन पेपर को देखा और उसके आधार पर एक अनुमान लगाया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम पैटर्न इत्यादि तो आप जानते ही थे। जो एग्जाम दिए होंगे वो अब पेपर के माध्यम से अपने अपने कितने नंबर आ रहे हैं उसको जोड़ रहे होंगे। ऐसे विद्यार्थी जो आगे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे वो प्रश्न पत्र देखने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि कैसा प्रश्न आया था, या फिर वो देख भी लिए होंगे। अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो 88 सीट्स विज्ञापन के अनुसार निर्धारित हैं। ये कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हमने एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि जब पहली बार विज्ञापन आया था तो 80 सीटें थीं, लेकिन बाद में इसको 88 सीट में बदल दिया गया था। तो अभी हम इसी को फाइनल मानते हुए अनुमान लगाए हुए हैं कि इंटरव्यू के लिए अगर 3 गुना बुलाया जाता है तो 264 परीक्षार्थियों को क्वालिफाई कराया जा सकता है। यदि अधिकतम 5 गुना बुलाया जाता है तो 440 विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जा सकता है। जहां तक आरक्षण की बात है तो आरक्षण आप सभी को अंतिम चयन में मिलेगा, यानी कि जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा और रिटेन का और इंटरव्यू का दोनों का नंबर जोड़कर फिर आरक्षण क्षैतिज रूप से किस कैटेगरी में कितना कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उसको लेकर सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, तो अनुमानतः कितने कैटेगरी वाइज कितने कितने विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, तो हमने एक मोटे तौर पर अनुमान लगाया है इन 88 सीटों के आधार पर कि यूआर कैटेगरी में लगभग 132 विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 24, ओबीसी के लिए 69, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 18 और अदर के लिए लगभग 10। तो ये सब हमारा अनुमान है, इसको आप एकदम से प्रमाणित नहीं मानेंगे। ये अनुमान के तौर पर है, चूंकि हमने 88 सीटों को परसेंटेज वाइज कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया और उसके अनुसार एक अनुमान लगाया कि इस कैटेगरी में कितने विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है। टोटल 292 यहाँ पर आ रहा है। तो राउंड फिगर में इसको माने, क्योंकि कई विद्यार्थियों के एक ही नंबर पे एक से अधिक विद्यार्थी हो सकते हैं, तो संख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो 300, हालांकि हमने अधिकतम 440 विद्यार्थियों का माना हुआ है, तो वही मानकर चलिए कि 300 से लेकर 400 के बीच में तमाम विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है कैटेगरी वाइज। अगर हम कट ऑफ पर बातचीत करें तो पेपर का हमने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया और उस विश्लेषण के आधार पर एक कट ऑफ हमने निकालने की कोशिश की है। पहले हम बात करेंगे कि पेपर कैसा आया था। पेपर जब हमने देखा तो एक पूर्व अभ्यर्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में मुझे पेपर उतना कठिन नहीं लगा जिस तरीके से आयोग द्वारा बहुत हार्ड तरीके का मतलब नोटिफिकेशन इत्यादि आ रहा था कि अब जो पढ़ेगा उसी का होगा। लेकिन यहाँ पर ये देखने में आया कि जो विद्यार्थी पढ़कर गए हैं वो भी उतना ही सही कर रहे हैं, जो नहीं पढ़कर गए हैं अब वो एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो रहे हैं। कई विद्यार्थी तो बिना पढ़े ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए होंगे अपने पूर्व तैयारी के आधार पर। हालांकि तैयारी करते समय टच में रहना जरूरी है। कट ऑफ निर्धारित करते समय हमने पेपर का तो विश्लेषण किया है, साथ में न्यूज़पेपर इत्यादि में आया था कि करीब 53% कितने अनुपस्थित पाए गए। तो यानी जितने भी हिंदी में विद्यार्थी उपस्थित रहे होंगे वो सीरियस विद्यार्थी रहे, और इसमें से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका कि अलग किन्हीं राज्यों में चयन भी हो गया होगा, वो अपने राज्य में आना चाहते हैं। तो मुकाबला तो कठिन है, ये नहीं कहा जा सकता कि अनुपस्थिति के हिसाब से जो बैठ गया सबका चयन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि जो भी एग्जाम दिए थे वो सीरियस विद्यार्थी दिए थे।
ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक अनुमान लगाया है। तो कितने सरल प्रश्न आए थे, कितना मध्यम कैटेगरी के प्रश्न थे, कितने कठिन प्रश्न थे, इनके हमने यहाँ पर कैटेगरी बनाई हुई है। और जो विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठे होंगे, अब उनको भली भांति ये लग रहा होगा कि जी सर बिल्कुल आप सही दिशा में पहुंच रहे हैं, सही बात आप कह रहे हैं। अगर जीएस के दृष्टिकोण से देखें तो 30 में औसतन 22 क्वेश्चन सरल दिखाई दिए, 4 प्रश्न के आसपास में सरल से कठिन थे और 4 प्रश्न कठिन थे। खासतौर से वो जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे 2023 इत्यादि के पूछ लिए गए थे, तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ध्यान न दिए हों। ठीक है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कई बार आपका तुक्का भी काफी काम में आ सकता है, तमाम विद्यार्थियों का आया भी होगा। तो ये मानकर चलिए कि जिनके जीएस में 22 क्वेश्चन के आसपास में सही हो रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का प्रश्न पत्र जब मैं देखा तो मुझे लगा कि मैं क्या विद्यार्थियों को इस प्रश्न पत्र को हल कराऊं। इसके तो बीए और एमए के विद्यार्थी भी बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। सिलेबस इतना लंबा चौड़ा, 7 पेज का सिलेबस और 70 क्वेश्चन बनाने के लिए केवल सिलेबस को ही आधार बनाकर, मतलब कि कौन किसकी रचना है, इतना बच्चों की तरह सवाल पूछा गया था कि तैयारी करने वाले और न तैयारी करने वाले दोनों विद्यार्थियों में कोई अंतर नहीं रहा। हाँ, रंगने इत्यादि में जो भी गड़बड़ियां हुई होंगी, समय का प्रबंधन नहीं हो पाया होगा तो दिक्कत हुई होगी, लेकिन पेपर के लेवल को लेकर कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि कठिन था कि क्या था। अगर सरल प्रश्नों की बात करें तो 60 प्रश्न एकदम से सरल थे, एकदम से सरल थे जिसको कह सकते हैं। 8 प्रश्न सरल से थोड़े से कठिन थे, इसमें भी आप कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, कहानियों को लेकर या फिर उपन्यासों के विषय वस्तु को लेकर थोड़ा लंबा चौड़ा विकल्प तैयार किया गया था। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ें तो बहुत जल्दी से उसका आंसर भी आप दे सकते हैं। हमने 2 प्रश्नों को कठिन में माना जो कि कुछ भाषा विज्ञान इत्यादि से थे, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि ये भी न के बराबर ही थे। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि 70 क्वेश्चन में औसतन 60 क्वेश्चन लगभग सभी विद्यार्थियों के सही होंगे। ठीक है, अगर थोड़ा और कोई बेहतर परफॉर्मेंस करेगा तो 65-66 भी कर सकता है। मैंने देखा कि कई विद्यार्थी, अभी जिस पेपर पे हम बात करेंगे उस विद्यार्थी का 68 क्वेश्चन के आसपास में सही है। तो अच्छा भी लगा मुझे कि किसी ठीक विद्यार्थी का क्वेश्चन पेपर मुझे मिला हुआ है, किसी ने भेजा था, उसी के आधार पर हम आप सभी से बातचीत कर रहे हैं। तो साक्षात्कार की तैयारी कौन विद्यार्थी करना शुरू करे? जिनके जीएस में 20 क्वेश्चन और हिंदी में 64 क्वेश्चन के आसपास में सही हैं, यानी कि जिनके 84 से अधिक नंबर बन रहे हैं, वो निश्चिंत तरीके से अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। इसको लेकर हमने चर्चा पर चर्चा की है, आप जरूर उसको देखें। किसी भी कैटेगरी में आपका 84 से अधिक क्वेश्चन बन रहा है, ये एकदम से औसत हमने निकाला हुआ है। इससे कम तो किसी का होना ही नहीं चाहिए। हाँ, कम तो हो सकता है बहुत लोगों का, लेकिन जो फाइटिंग वाला है वो यही रेंज है 84। तो कट ऑफ क्या होगी फाइनली, जो हमने अनुमान लगाया हुआ है सीट के आधार पर, रिजर्वेशन के आधार पर, विद्यार्थियों के सीरियसता के आधार पर, ठीक है, गंभीरता के आधार पर हमने पूरा कट ऑफ तैयार किया है। अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो इंटरव्यू के लिए जिनका 82 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहा है वो इंटरव्यू के लिए एकदम से तैयार हो जाएं। ओबीसी में 84 से अधिक जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओबीसी की यूआर से क्यों ज्यादा जाएगी? क्योंकि देखने में आता है कि हिंदी जैसे विषय में ओबीसी में बहुत फाइटिंग है। अगर आप पीएचडी वाइवा देने जा रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम देने जाइए, ओबीसी के कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं और पहले चरण में इनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। पहले चरण में आपको कट ऑफ के अंदर आना पड़ेगा। हाँ, फाइनल चरण में आपका नंबर अधिक है तो आप यूआर कैटेगरी में जा सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है ओबीसी कैटेगरी में, तो इसकी जो कट ऑफ है 1-2 क्वेश्चन यूआर से ज्यादा ही रहेगी, इसको ध्यान रखना है आपको। ईडब्ल्यूएस की भी वही स्थिति है, बहुत सारे यूआर कैटेगरी के ईएसडब्ल्यू में पहुंच चुके हैं,
और उन्होंने फॉर्म तो भरा कि ये ईडब्ल्यूएस का हम लाभ उठाएंगे, लेकिन उनका भी पहले चरण में उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पहले चरण में उनकी कैटेगरी और सीट्स के आधार पर ही यहाँ पर कट ऑफ बनेगी। तो 84 +- 2 यहाँ पर हमने अनुमान लगाया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। एसटी की स्थिति को अगर हम बताएं तो 80+ जिसके सही हो रहे हैं वो सेफ जोन में है। एसटी भी वही 78 और 80 के बीच में है। यानी कि पहली बार अब तक यूपी हायर एजुकेशन का मैंने भी 2 बार एग्जाम दिया हुआ था। अभी तक जितना भी हमने देखा कि पहली बार 80 के आसपास में कट ऑफ जा रही है। कारण यही है कि हिंदी का जो प्रश्न पत्र है अपेक्षाकृत, आज जिस पेपर को कैंसिल करा के ये एग्जाम कराया गया था वो पेपर भले वन लाइनर टाइप का था लेकिन ट्रिकी था। उसमें 68-70 सही करना बड़ी बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाया गया और एकदम बच्चों की तरह क्वेश्चन पेपर बनाया गया, जो खासतौर से जो सुमेलित वाले उनको लेकर कोई अगर अलर्ट विद्यार्थी रहेगा तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। क्योंकि सीट के आधार पर अगर मान लीजिए 2000 लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा तो उसमें 300 लोगों को खोजना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके कि एक ही नंबर पे कई विद्यार्थियों का नाम आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा अनुमान है। जो विद्यार्थी कट ऑफ को लेकर पूछ रहे थे कि कितना जा सकता है, ये हमारा अनुमान है कि अगर आप यूआर कैटेगरी में है, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो 82+ आपका अगर बन रहा है तो आराम से आप दे सकते हैं। ओबीसी को हमने 2 क्वेश्चन इसमें और जोड़ दिया है, इसमें 84+। ईडब्ल्यूएस का हमने 82 से लेकर 84 के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, एससी का वही 80 और एसटी का भी 78 से 80 के बीच में है। तो ये हमारा अनुमान है। और जिस हिसाब से हमने पेपर का मूल्यांकन किया, विश्लेषण किया और तमाम अन्य कारणों पे शोध किया, तो मुझे लगा कि हाँ, इतना कट ऑफ हो सकता है। ठीक, तो कट ऑफ जो विद्यार्थी एग्जाम दिए थे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो विद्यार्थी आगे अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर मायने रखेगा। तो यहाँ पर हम बहुत जल्दी से आपके क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन और आंसर पर ही हम चर्चा करें। जैसे पहला यहाँ पर सवाल पूछा गया कि ईमेल में कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें संदेश के प्रति भेजी जा सकती है लेकिन अन्य प्राप्तकर्ताओं को उनके पते दिखाई नहीं देते। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है BCC। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी करके सही जवाब हो गया, बी है। और फिर नीति आयोग की भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया था तो इसका सही जवाब है डी। इसके बाद पूछा गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक नामक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इसका जो सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर पूछा गया कि क्रांतिकारी संगठनों का क्रम यहाँ पर पूछा गया, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी है। यहाँ पर आप लोग मिला लीजिए, बाकी जिनको देना है वो क्वेश्चंस को देखें। अब बाकी का भी मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। अभी कट ऑफ को लेकर ही हमारा ज्यादा फोकस था, लेकिन एक मन नहीं माना कि क्वेश्चंस को भी दिखा देते ताकि आपको अनुमान लगे। 5वां जो क्वेश्चन था, शिक्षण विधि शिक्षार्थियों की प्रत्यक्ष अनुभव सहभागिता के माध्यम से सीखने पर बल देती है, वो है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली तकनीकी कौन सी है, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही जवाब है। मिलाने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, कई बार ये रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी, काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, भूगोल का ये पूरा सवाल है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। इसके बाद यहाँ पर कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड यहाँ पर ये सवाल था, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। इसके बाद जो सवाल है क्रिस्टीन लागार्ड के संबंध में यहाँ पर पूछना है कि आखिरकार ये कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए, कौन सही है इसको लेकर, सही जवाब है ऑप्शन बी। दोनों ही क्रिस्टीन लागार्ड के संबंध में सही है। फिर नैदानिक मूल्यांकन को लेकर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था कि ये क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, तो इवैल्यूएशन बल्कि, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि शिक्षण से पहले छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों के पहचान हेतु जो मूल्यांकन किया जाता है, डायग्नोस्ट किया जाता है, जिसको कि हम कई बार बोलते हैं कि जो कंफ्यूजिंग क्लास या फिर डाउट क्लास जिसको कहा जा सकता है,
क्वेश्चन 11, साइबर सुरक्षा शब्दावली वीपीएन का पूरा नाम क्या है यहाँ पर? सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखिए जीएस की बात मैं कर रहा था, 2023 G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। आधुनिक ज्ञान समाज में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या रही है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि वैश्विक स्तर पर सूचना तक तीव्र पहुंच, साझाकरण और प्रसार को सक्षम बनाना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु सतत उपयोग के लिए केंद्रित कौन है? वो रामसर सम्मेलन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारतीय संस्कृति में कौन सी दार्शनिक अवधारणा मानव कर्मों और उनके परिणामों को नियंत्रित करने वाले नैतिक कार्य कारण सिद्धांत को दर्शाती है? वो है कर्म। ठीक है। इसके बाद 16वां सवाल था कि अत्यधिक विषम डेटा के केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए कौन सा सांख्यिकी माप सबसे उपयुक्त है? वो है माध्यिका। 16 का डी हो गया। 17 का कथन कारण पर आधारित सवाल है यहाँ पर, नमामि गंगे कार्यक्रम से रिलेटेड है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन 17 का बी हो गया यहाँ पर। ठीक। 18 का पूछा गया कि क्लाइंट से मेल सर्वर को ईमेल भेजने के लिए मुख्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब था 18 का सही जवाब है ऑप्शन ए। 2023 में सिकल सेल रोग के उपचार के लिए स्वीकृत पहली CRISPR आधारित जीन संपादन थेरेपी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका नाम था कैसगेवी। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जब कानून मौन हो तब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी, तो वो अनुच्छेद 324। ठीक। 20 का डी यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद है कि मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा कहा, तो वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। एक कई बार रिपीटेड एक क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है। इसके बाद जो सवाल है कि वर्तमान मानव आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करने की अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सतत विकास। आईसीटी से संबंधित सवाल यहाँ पर आया कि भौगोलिक सीमाओं के पार वास्तविक समय में संचार को संभव बनाता है या फिर शिक्षण संसाधनों की आवश्यकता को पूर्णतः समाप्त कर देता है? कौन सी बात इसमें सही है गलत है ये हमें बताना है। यहाँ पर 23 का ऑप्शन है केवल डी एक यहाँ पर सही है। देखिए प्रश्न जो अच्छे से पढ़ा होगा वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कर सकता है, इसीलिए थोड़ी सी मेरिट हाई यहाँ पर जाने की संभावना है। कौन सा पर्वतीय दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? सही जवाब है जोजिला। ठीक है। इसके बाद है कि यहाँ पर मिलान करने के लिए था डेटा संग्रह उपकरण और विशेषता, तो मिलान करेंगे तो 25 का जो सही जवाब हो रहा है वो सी हो रहा है। 18वीं शताब्दी में सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित नेबुलर परिकल्पना किसने दिया हुआ था? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्ययन, जिसको हम नैक कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख दिया है नैक। अगर कोई इंग्लिश पढ़े हिंदी पढ़ेगा तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, लेकिन इंग्लिश के आधार पर आप कर सकते हैं। सही जवाब हो गया डी। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो इसका सही जवाब है वही कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 29 जो है नाबार्ड से रिलेटेड यहाँ पर है कि आखिरकार नाबार्ड की क्या भूमिका है, कार्यात्मक भूमिका क्या है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है यहाँ पर। इसके बाद आखिरी जो सवाल है जीएस के दृष्टिकोण से कि शहरी पर्यावरण क्षरण को कम करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? तो वो है हरित अवसंरचना और सतत शहरी नियोजन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी। तो जिनकी हम यहाँ पर कॉपी देख रहे हैं या फिर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 22 क्वेश्चन प्लस इनके सही हैं। ठीक है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के क्वेश्चंस को ही हम पढ़ेंगे, आप अपने दिमाग में आंसर को लाइएगा। कंकाल जयशंकर प्रसाद, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। थोड़ा सा नया क्वेश्चन, संवेदनवाद यानी साइंथेसिस की संज्ञा किसने दी? तो आइए रिचर्ड्स, मनोविज्ञान से रिलेटेड है ये। अभिव्यंजनावाद का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया? क्रोचे।
हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनर्नवा जो उपन्यास है इसको लेकर यहाँ पर बात की गई है कि कौन सही उत्तर चुनना है। तो अगर ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छायावादी कवि। अब बताइए इससे इजी क्वेश्चन क्या आ सकता है? इतना ये तो बीए के बच्चे, इंटर के बच्चे बता देंगे कि छायावादी कवि कौन है। अब इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी तो थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। यहाँ पर देखिए एकदम से बीए लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, समय को मिलाना है और अब मिलान के दृष्टिकोण से ही बताना है, केवल इसको रंगते समय आपका गलत हो सकता है तो हो सकता है। कथन कारण यहाँ पर पूछा गया, लॉन्जाइनस के उद्दात को काव्य का प्रमुख तत्व माना जाता है। श्रेष्ठ काव्य पाठकों को आनंद प्रदान करना होता है, तो इसका जो सही जवाब है ए है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा जो है अपनी खबर को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया था। इसका ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए गए उसमें जो संगत नहीं असंगत है, डी है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की विशेषता क्या है? कम से कम 200 विशेषताओं को आप जानते होंगे, बस आपको ऑप्शन बी इसका सही जवाब बताना है। एक इसमें थोड़ा सा ट्रेंड लाया हुआ कि बाकी तीनों में से नहीं, मैंने कई क्वेश्चन में देखा आया हुआ इस तरीके से। यहाँ पर संघ राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आया, इसका सही जवाब हो गया है ऑप्शन ए। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वर्धा में जो सभा स्थापित की गई थी, समिति बनाई गई थी, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति। इसके बाद है रमेश चंद्र शाह को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया था, तो 43 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए सुमेलित वाला है, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने निबंध को लेकर बड़े विस्तार से आप सभी से चर्चा किया हुआ था कि कहीं कोई पंक्ति इत्यादि पूछ लेगा तो हमारे विद्यार्थी वहां पर दिक्कत में ना आए। लेकिन जो पेपर बनाने वाला है, ऐसा लगता है कि 1 महीना पहले ही पेपर बना के खूब आराम की नींद ले रहा था और बहुत ही आराम से बच्चों की तरह यहाँ पर सवाल पूछा गया और तमाम बच्चों ने इसको बहुत ही आराम से इसका लगा दिया इसको। ठीक, इसके बाद जो सवाल है वो भी एकदम से आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है, मिलान करना था, बस गलत रंगने से आपको बचना था। ठीक है, इसका उत्तर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप इस बार फोकस कीजिए इसको, बहुत ही आसान तरीके के सवाल थे। लंबा सवाल दिखाने के लिए कुछ प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में वैचारिक अंतर को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया, जो कि पढ़ने में यहाँ पर समय लिया होगा, तमाम विद्यार्थी इसमें उलझे होंगे। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। कहानियों के शिल्प और विचारधारा को लेकर सत्य कथन यहाँ पर पूछा गया, जो आपके सिलेबस में कहानियां लगी हुई हैं उन्हीं के आधार पर है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए हो गया कि प्रेम दुनिया का अनमोल रत्न में प्रेमचंद ने देशभक्ति को ईश्वरीय प्रेम से भी ऊपर स्थान दिया है। ये सत्य कथन हमें बताना है, तो ये ए सही हो गया। यहाँ पर पंक्ति दी गई, मन रे परसी हरि के चरण, ये किसका पद है? यहाँ पर सही जवाब हो गया मीराबाई का है। कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के लिए फोनेटिक कीबोर्ड का मुख्य आधार क्या है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है 49 का डी हो रहा है, उच्चारण और अंग्रेजी अक्षरों का साम्य। तुलनात्मक आलोचना, अगर आलोचना वाला वीडियो आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से बच्चन सिंह को हमने कवर किया था, पदम सिंह शर्मा। मेरा परिवार, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, इन सब के आंसर को बताना बहुत जरूरी ही नहीं लग रहा है। ये इतने बार क्वेश्चन आए हुए हैं और एकदम बच्चों की तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा मेरिट हाई जाने के चांसेज है यहाँ पर, जो हमने अनुमान लगाया हुआ है। यूनिकोड प्रणाली के संदर्भ में देवनागरी लिपि के बारे में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन इसका सही जवाब है सी है कि ये एक रूपता बनी रहती है इससे। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास तथा भाषा संबंधी नीतियों के निर्माण किन अनुच्छेदों में किया गया? बहुत ही टेक्निकल तरीके का ये सवाल है, तो अगर ये 343 से लेकर 351 रहता तो ज्यादा बेहतर रहता। फिर भी चेक करने के लिए यहाँ पर 351 में तो हिंदी भाषा के विकास की बात की गई, लेकिन अन्य जो नीतियों की बात की गई है वो पूरा का इसमें बताना है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। विरोधाभास को काव्य की भाषिक संरचना किस आलोचक ने माना? तो वो ब्रुक्स थे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अंधेर नगरी को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन, इसमें कई ऑप्शन थे तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1 और 3 सही है। कामायनी कितने सर्गों में? अब ये देखिए सवाल, कामायनी के अंदर कोई थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाता तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता, लेकिन यहाँ पर सर्ग पूछ लिया गया, आप लोगों को रटा हुआ ही था। सही जवाब हो गया सी,
रामचरितमानस कितने कांडों में विभक्त है? ये भी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 7 है। और यहाँ पर देखिए केवल सिद्धांतों का नाम, कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बस मिलाना था और सावधानी से इसको रंगना था। तो अच्छे विद्यार्थी रंगे ही होंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उपन्यासों के वर्ण विषय को लेकर एक सवाल बनाया गया, राग दरबारी, बसंती, झूठा सच, आपका बंटी। आप लोगों ने इसको पूरा पढ़ा होगा। और यहाँ पर जो हमें असत्य कथन चुनना था वो ऑप्शन डी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हिंदी किस भाषा परिवार की है? कितनी बार बताया गया? भारोपी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यहाँ पर देखिए कितना आराम से आप बता सकते हैं मिलान करके। तो 62 का जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है। जिसका पेपर है उनका बहुत अच्छा गया हुआ है। मैं जब जोड़ रहा था तो इनका 68 क्वेश्चन सही है 70 में। अच्छे विद्यार्थियों में से एक होंगे। यहाँ पर देखिए संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, स्त्री विमर्श, विखंडनवाद, ये सब पूछा गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन 63 का बी हो रहा है। श्यामनाथ किस कहानी का पात्र है? चीफ की दावत। भूषण के ग्रंथ कौन कौन है? तो आराम से आप बता सकते हैं, जो थोड़ा मोड़ा अच्छे से उस दिन दिमाग जिसका वर्क किया होगा बहुत अच्छे से इसको बता देगा। यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं का संपादन के दृष्टिकोण से पूछ लिया गया, तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। ऑप्शन सी है सुधाकर, प्रजामित्र, तत्वबोधिनी। इस बार हमने देखा तत्वबोधिनी पत्रिका से खूब सवाल इधर उधर आया। इसके पहले हमने उसमें देखा था, सीयूईटी के एग्जाम में आया था, आपको याद आ गया होगा, हमने उसके क्वेश्चन पेपर को हल कराया था। और जो विद्यार्थी अपना मान के वीडियो देखते होंगे उनका एक क्वेश्चन यहाँ पर फंस जाएगा। बाकी जैसे इन्होंने मिलाया हुआ कि बंगदूत 1829, आराम से एक मिल जाएगा तो पूरा सही हो जाएगा। शिवा बावनी। अब देखिए ये 67 नंबर का क्वेश्चन और जो ऊपर अभी भूषण का यहाँ पर पूछा गया है, क्या दोनों को पूछने की जरूरत थी? क्या एग्जामिनर टेस्ट लेना चाह रहे थे विद्यार्थियों का? यही टेस्ट लेना चाह रहे थे कि बेटा आप लोग सब लोग खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन बहुत इजी बनाएंगे, बस आप लोग अपनी गलती देंगे बार बार कि हमने ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से नहीं रंगा, नहीं तो आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर। सभी विद्यार्थी केवल अपने को कोशेंगे अगर कोई एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो। यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, फिर भी इसको आप आराम से कर सकते हैं। सही जवाब है कि जो अनुक्रम बताना था, नाथुराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त। तो बहुत है आसान क्वेश्चन ये भी एकदम से आसान क्वेश्चन। गुरु गोविंद दो खड़े, एक बार मिला लिए तो 1 का 3 हो गया, दो जगह पे था, थोड़ा सा और मिलाएंगे तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चीणों पर चांदनी और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब प्रश्न इतने इजी इजी हैं कि इनके उत्तरों को बताना भी एक तरीके से क्या है, आपका रिवीजन है। ठीक है, आप इसलिए उत्तर में नहीं बता रहा हूं कि आपके दिमाग में आ गया होगा जब मैं बोलाऊंगा। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक, कार्नेलिया का चरित्र, भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन जरूर है यहाँ पर। सही जवाब है ऑप्शन सी। ए सत्य है लेकिन आर यहाँ पर असत्य है। मैला आंचल, इतना कठिन सवाल पूछा गया कि मैला आंचल उपन्यास किसका है? विद्यार्थी ने बता दिया कि फणीश्वरनाथ रेणु का है। बहुत ही कठिन सवाल था ये। 74 नंबर का क्वेश्चन, प्रारंभिक काल, ये सब दिया हुआ है। थोड़ा सा ये टेक्निकल जरूर था लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सही जवाब तक जा सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी कि प्रारंभिक काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से यह सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को लंबा बनाते हुए यहाँ पर कहानियों की शिल्प संवेदना और आधुनिकता बोध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इसको पढ़ते समय थोड़ा सा आपको वक्त भले लगेगा लेकिन सही जवाब तक आप पहुंच जाएंगे। और ऐसा प्रश्न बनाएगा कि 1 2 3 4 5 सभी क्या हो गए, इसमें सही हो गए। ठीक है, प्रश्न ऐसा ही बनाना चाहिए कि सभी उसमें विकल्प क्या हो जाए, सही हो जाए। महाभारत के 18वें दिन से अगर पूरा आप अंधायुग नहीं भी पढ़ेंगे, कितने अंक हैं क्या क्या है, पहला पेज ही पढ़ देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि अंधायुग का सवाल था। तो दिया उस चंदन के वन की अन्य गतिविधाओं की अगर केवल पाठ्यक्रम को आप देख लेंगे तुरंत बता देंगे कि किस मतलब किस विधा में आराम से संस्मरण और किसका, ये तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। भारतीय युग के नाटककार कौन कौन है यहाँ पर पूछा गया, तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है। नागरिक प्रचारणी सभा का उद्देश्य क्या रहा और राष्ट्रभाषा प्रचार के साथ साथ हिंदी वैज्ञानिक साहित्य, तो इसमें हमें बताना है कि क्या सत्य है क्या असत्य। तो यहाँ पर कहा गया कि राजनीतिकरण करना था, बिल्कुल गलत है।
यानी कि 79 का सी होगा। यहाँ पर अहिंसा मानव जीवन का मूल धर्म है तथा मनुष्य संबंधों का आधार अहिंसा है, और गांधी जी के विचार इस पे थे और उनसे प्रभावित थे। किससे? जॉन रस्किन से। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है वो बी हो रहा है कि दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक दूसरे की व्याख्या ठीक से नहीं कर रहे हैं। चतुर्सेन शास्त्री की रचना यहाँ पर पूछी गई कौन सी है? तो सही जवाब है वैशाली की नगर वधु। काम इतना आसान क्वेश्चन तो सुमेलित वाला आएगा ही नहीं। तो देख रहे हैं आप कि सुमेलित आपने कर लिया होगा। सही जवाब हो गया 82 का। 82 का जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है डी हो रहा है। नई पराग नई मधुर मधु, कितनी बार हमने भी इसका जिक्र किया होगा, और प्राय मैं अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों के बीच में करता ही रहता हूँ। जय सिंह सही जवाब हो गया। अन्योक्ति अलंकार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आगे कभी पूछा जा सकता है। उपेंद्र नाथ अश्क के रचना से आ गया कि आंतरिक नियमबद्धता और के विरुद्ध विद्रोह की भावना व्यक्त हुई है अंजो दीदी में। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना? बहुत ही आसान सवाल, कुंतक। बद्युजमा का छठी तंत्र रचनाओं में किस शैली का यथेक्ष प्रयोग हुआ है? वह है फैंटेसी। पात्रों के अंतर्द्वंद और कहानी के मूल दर्शन संबंधी कथनों का विश्लेषण कीजिए। तो उसने कहा था आकाशदीप, पत्नी, और उसने कहा था दो से ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो जो कहानी इत्यादि को बढ़िया से पढ़ा होगा वो आराम से इसका सही जवाब बता देगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी 1, 3 और 4। एक थाल मोती से भरा। अब इसके लिए पूरा ऑप्शन पढ़ना जरूरी नहीं, पूरा पंक्ति पढ़ना जरूरी है। खुसरो, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, ध्यान रखिए आप सभी। अलंकार से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। इतनी पारिभाषिक शब्दावली और काव्य शास्त्र इतना लंबा चौड़ा बनाया गया कि अगर पाठ्यक्रम को आप देखेंगे तो भड़क जाए। लेकिन हमने बहुत पहले आप सभी को बताया हुआ था कि 70 क्वेश्चन आखिरकार पूछे कहां से जाएंगे, हर यूनिट को पकड़ना है। तो कई बार पॉपुलर और जो प्रचलित क्वेश्चन है उसी टाइप से सवाल आते हैं। कारक के कितने, इसका जो यहाँ पर देखिए 89 का जो सही जवाब हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन सी। ठीक, इसके बाद कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? वो पंडित सदानंद सलवास थे। फिर सुमेलित यहाँ पर आपके निबंधों से ही पूरा एकदम से आ गया है पूरा। आपको अगर एक दो भी पता है तो आप आराम से इसको कर लेंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर। एक साहित्य की डायरी, अयवर की डायरी, डायरी कुछ पन्ने, अजय की डायरी, मिलता जुलता आया है, थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन जरूर था। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। टेक्निकल उन लोगों के लिए जो अभ्यास नहीं करे थे या टच में नहीं थे, अचानक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके पहुंच गए एग्जाम हॉल में, उनके लिए था। लेकिन जो लोग लगे हुए हैं, जिनके लिए करो या मरो की स्थिति है, उनके लिए पेपर बहुत हाई मार्किंग का रहा है। यहाँ पर लंका यात्रा का विवरण, विशुद्धानंद चरितावली, कर्नल टाट, सभा की सभ्यता, ये सब जो दिया गया है। तो 94 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है यहाँ पर। भारतीय लिपियों के विकास के संदर्भ में जॉर्ज व्हीलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति उत्तरी सीमा से मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? उत्तरी सीमा सीमेटिक लिपि से। 1715 में डच भाषा हिंदुस्तानी का व्याकरण का विद्वान, किस विद्वान द्वारा लिखा गया? हिंदुस्तानी का व्याकरण, जे केटलर। मुंशी प्रेम, आपके सिलेबस से एकदम पूछा गया कि साक्षात्कार जो लिया गया किसने लिया था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिया था। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक हुए, तो केवल 2.5 अक्षर पढ़ने से ही पंडित होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन डी है कि ये तो सत्य है, लेकिन ये जो नीचे इसकी जो बात कही गई वो क्या है? असत्य है। ऐसा नहीं है कि 2.5 अक्षर पढ़ लेंगे तो आप प्रेम करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सरस्वती पत्रिका को घुमाकर यहाँ पर सवाल पूछा गया, फिर भी अपेक्षाकृत पहले से सही ही था। सही जवाब है 1900 ईस्वी में का प्रकाशन वर्ष हुआ। और जो आखिरी प्रश्न था यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां कौन कौन सी हैं? अब क्या कोई आपको बोले कि कौन कौन सी कृतियां हैं? रेणुका, सामदेनी, हुंकार और बापू। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने एक झटके में जीएस और हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देख लिया। और जिस उद्देश्य से हमने इस वीडियो लेक्चर को तैयार किया था कि आप इंटरव्यू की तैयारी किस स्थिति में कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और कुछ बच्चे कमेंट किए कि हमारा 80.18 नंबर आ रहा है। जब भी नंबर आएगा ये मानकर चलिए कि वो 2 नंबर का है तो सम संख्या में ही होगा,
ठीक है, अगर सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत। इसमें तो कुछ इस तरीके से होगा नहीं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, हमने जो कट ऑफ बतलाई हुई है उसी के आसपास में होनी चाहिए। अगर अनुमान सही होता है तो ये पता चलेगा कि हम भी क्वेश्चन पेपर के विश्लेषण को कर सकते हैं, और हमने बहुत ही बौद्धिक, भावनात्मक रूप से ऊपर उठकर हमने यहाँ पर इस कट ऑफ को बनाया हुआ है, बताने का प्रयास किया, ताकि सच बात पता चले। ठीक है, ये ना कि हम कट ऑफ नीचे एकदम भगा दें, 70 क्वेश्चन जिनका सही होगा हो जाएगा, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। जो कट ऑफ है इसी के आसपास में रहनी चाहिए। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप लोगों ने अपने उत्तरों को भी मिलाया होगा, और जो विद्यार्थी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से प्रवक्ता और जीडीसी इत्यादि की, वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख लें। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।